हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए भौतिकी का लेसन 1 शुरू होने वाला है। जो हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो भौतिकी है कक्षा 12 में, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हमारे जो चिन्ह आते हैं उनका क्या क्या नाम होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर कि कुछ चिन्ह हमारे दिए गए हैं। इन चिन्हों को हम भौतिकी में प्रयोग करने वाले हैं और प्रयोग करते समय इन चिन्हों को जहाँ जहाँ हमको यूज करना है उसका सिंबल हमको पता होना चाहिए, ताकि जो फार्मूले हैं या फिर जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं वो कम से कम हमको पता हो सके। तो ये आपको जो चिन्ह वाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं, इन चिन्हों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको फिजिक्स के फर्स्ट पेज पर ही नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपको फार्मूले होंगे वो आसानी तरीके से याद करने में सुविधा होंगे और चिन्हों का मतलब आपको समझ में आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के पश्चात पुनः हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं फिजिक्स का लेसन नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकीय के बारे में। स्थिर वैद्युतिकीय के अंतर्गत कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके संबंधित जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन फैक्ट्स को समझेंगे तथा साथ ही साथ इसमें जो सूत्र होंगे उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं स्थिर वैद्युतिकीय का मतलब क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी इसका मतलब ये होता है, हम इसमें जिस भी पार्ट का अध्ययन करेंगे यानी जिस भी भाग का अध्ययन करेंगे उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया जो आवेश होंगे, वह जो आवेश उपस्थित होंगे वह स्थिर अवस्था में होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे। कहने का मतलब मेरे पास कोई अगर आवेश है Q, तो ऐसा नहीं है कि यह मोशन करेगा। अगर मोशन करेगा तो इस कंडीशन में हम इसके किसी भी गुण का पता नहीं लगा पाएंगे कि कितना बल उत्पन्न कर रहा है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसके बारे में कल्पना करना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसके बारे में कल्पना करना इजी होता है। तो हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वह आवेशों के स्थिरता के बारे में अध्ययन करेंगे कि मेरे पास अगर कोई एक आवेश है तो वह स्थिर है, और जब स्थिर है तो कितना एक जगह पर स्थिर होकर के बल लगा सकता है या फिर कितना वह इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो इन चीज़ों का जहाँ हम अध्ययन करेंगे वो हमारा आएगा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इन चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा फार्मूला बनेगा कि जब हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, चालक, तो इस चालक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि बस ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं यानी शांत अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण कुछ कार्य कराना है। ठीक, तो इन इलेक्ट्रॉनों से कार्य कराने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी न किसी बंध से बंधे हुए हैं, तो जब तक ये फ्री नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक इनके द्वारा हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देंगे तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवेश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसको हम क्या कह देंगे, Q बराबर हमारा फार्मूला निकल के आएगा Ne। जो Q बराबर फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा Ne, इसके साथ लगेगा प्लस और माइनस। Q को हम यहाँ क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, इसका मात्रक बनेगा कूलाम। ठीक है, Q जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे,
और प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हमारे आवेश होंगे वह धनायन भी होंगे या फिर ऋणायन भी होंगे। ठीक है। यन यहाँ पर क्या है, यन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई हमारा क्या हो गया, ई का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वह कितनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसके आगे माइनस, और ये हो गया कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हमारा हमेशा ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब यह है यह ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास धनायन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको इलेक्ट्रॉन न कह के हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, यानी यह क्या होता है, ऊर्जा को, ठीक ना, डोनेट करता है, यानी ऊर्जा देने का काम करता है, या ऊर्जा देता है। ठीक है, तो हमको कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब कोई हमारे पास कंडक्टर है, कोई चालक है, तो उस चालक में अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से इन्वॉल्व करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, उसमें आवेश उपस्थित हो जाएंगे। ठीक, तो जब आवेश उपस्थित हो जाएंगे तो आवेश की दो प्रकृति होगी, एक धनायन होगी और एक ऋणायन होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम अगले फार्मूले पे चलते हैं। जो हमारा अगला फार्मूला आता है, जब ये आवेश उसमें उपस्थित हो जाएंगे तो उन आवेशों को अगर कुछ समय तक आप छोड़ देंगे तो उसके वजह से उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो जब धारा प्रवाहित होने लगेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, Q बराबर बन जाएगा IT, अर्थात कहने का अर्थ है I बराबर निकल के आएगा Q/T। यहाँ पे I क्या है, I को हम कहते हैं धारा। I को क्या कहते हैं, धारा। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास कोई चालक था, उस चालक में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाला। इलेक्ट्रॉन डालने के कारण क्या हुआ, उसमें आवेश उत्पन्न हुए। उन आवेशों को कुछ समय के लिए हमने छोड़ दिया तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो उनके कारण जो हमारे आवेश हैं, उन आवेशों के कारण कोई ना कोई बल लगेगा, जाहिर सी बात, तो कोई ना कोई फील्ड बनाएंगे। ठीक है, जब फील्ड बनाएंगे तो एक बल उत्पन्न होगा। उस बल को हम कहाँ पढ़ेंगे, कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास कोई दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ या तो आकर्षित होंगे या तो प्रतिकर्षित होंगे। सिंपल भाषा में ये समझा जाए कि ये दोनों आवेश हैं तो इनके पास अपना अपना चार्ज है, तो ये जब चार्ज हैं तो ये इसके तरफ या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित, या इसके तरफ आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित। तो इन दोनों के मिडिल में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इसके साथ यदि ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे गए हों, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों, किसी परावैद्युत माध्यम में हो, तो उस कंडीशन में बल कितना लगेगा, उस कंडीशन में जो बल लगेगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यहाँ भी क्या यूज करेंगे, न्यूटन। ये जो बल उत्पन्न हुआ है यह निर्वात में उत्पन्न हुआ है।
ठीक है। और ये बल कहाँ लग रहा है? किसी माध्यम में लग रहा है। माध्यम कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों चार्ज हमारे हैं, Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। माध्यम का मतलब हो गया इन दोनों के मिडिल में, इन दोनों के बीच में हम कोई कुचालक पदार्थ भर देंगे, यही है हमारा माध्यम, जिसका परावैद्युतांक K होता है, ठीक है। K मान लिया जाता है। मान लीजिए इन दोनों के मिडिल में अगर हम हवा भर दें तो बल किसी और तरह का लगेगा। इन दोनों के बीच में हम पानी भर दें तो बल किसी और तरह का लगेगा। इन दोनों के बीच में लकड़ी डाल दें तो बल का मान कुछ अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम केवल और केवल दो आवेशों के मध्य तो लगता है, लेकिन वो दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। अगर ये आवेश गति की अवस्था में है और हम बल की गणना करना चाहते हैं तो कूलाम के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी स्थिर आवेशों के मध्य ही कूलाम का नियम लगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम सदैव दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, ठीक है ना। यानी जो कूलाम का नियम है वो हमेशा दो स्थिर आवेशों के मध्य ही लगेगा। अगर आवेश गति की अवस्था में है, एक भी आवेश अगर इसमें गति की अवस्था में है तो हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको। अब इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है F, ये जो बल है ये कौन सा बल कहलाएगा? जो बल यहाँ पे लगेगा इस बल का नाम होगा कूलाम्बिक बल। कूलाम्बिक बल यानी कूलाम के नियम से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया कूलाम्बिक बल, ठीक है। यानी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वह आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है इन दोनों के नेचर पे, ठीक है ना। इन दोनों का जो नेचर है वो दोनों सेम प्रकृति के हैं या फिर विपरीत प्रकृति के हैं, और इन दोनों के मिडिल में जो बल लगता है उसका नाम होता है कूलाम्बिक बल। आगे बढ़ा हम इसी टॉपिक को लेकर के। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है? देखने के लिए ये मिलता है कि आप सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि दोनों आवेश अगर यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो। मतलब कहने का अर्थ क्या है? कहने का मतलब ये है ये भी आवेश, ये भी आवेश, ये भी आपका प्लस और ये भी आपका प्लस, ठीक है। जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान होगी उस कंडीशन में बल कितना लगेगा, ठीक है। मतलब दोनों पूरे रूप से भरे भरे हैं, ठीक है। दोनों जब भरे भरे हैं तो ये क्या काम करेगा? ये अपना बल इसके ऊपर लगाएगा इस दिशा में, ये भी अपना बल इसके ऊपर लगाएगा, इधर लगाएगा F2। यानी हम क्या देख रहे हैं? दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी इसके कारण इस पे बल इधर और इसके कारण इस पे बल इधर, यानी दोनों की दिशाएं एक दूसरे के उल्टा चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इस कंडीशन में जो बल होगा वह बल होगा प्रतिकर्षण। आप ऐसे समझिए, अगर दो लड़के एक पास बैठ जाएं तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण की भावना होगी कि नहीं होगी? वही एक लड़का हो और एक लड़की हो, दोनों पास में बैठे रहें तो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। मतलब उन दोनों में जो फीलिंग्स है, जो नेचर्स हैं, वो बदलने शुरू हो जाएंगे। अर्थात वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी उनमें आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। अगर वही दो लड़का है या फिर दो लड़की है, वो दोनों आपस एक पास बैठा दिए जाएं सेम नेचर के, तो उनमें धीरे धीरे ज्वलन की भावना उत्पन्न होने लगेगी और दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो जब दूर जाएंगे तो उनमें कैसा बल उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण। तो आप सीधा सा समझ सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं
और दोनों एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जब दोनों आवेश दूर जाएंगे तो उनमें जो बल लगेगा वह लगेगा प्रतिकर्षण बल। अगर यही दोनों आवेश विपरीत नेचर के हो जाएं, एक हमारा प्लस हो जाए और दूसरा हमारा माइनस हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा, यह इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है। और जो Q2 है वह कहाँ बल लगाएगा, ये Q2 किधर बल लगाएगा, ये तो अपना बल इस पे लगा दिया, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, ऐसे समझिए, ये Q1 है, इसके ऊपर बल लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ लगा दिया। ये क्या करेगा, ये भी तो बल लगाएगा, किसके तरफ, इसके तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों के मिडिल में जो बल लगेगा, ये तो इधर अपना बल लगाएगा, ये किधर बल लगाएगा, ये भी इधर लगाने की कोशिश करेगा। दोनों की दिशाएं क्या हो जा रही हैं, सेम हो जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं सब, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं सब। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो बल होगा वह बल हो जाएगा आकर्षण बल, यानी कि एक लड़का एक लड़की, ठीक है। इस कंडीशन में एक हमारा अमीर आदमी एक धनी आदमी, तो क्या होगा, एक हमारा गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, तो गरीब वाला क्या करेगा, अमीर की तरफ आने की कोशिश करेगा, उससे पैसा वैसा लेने की कोशिश करेगा, उधार दे दो भैया मेरा काम उम चल जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। वही एक धनी रहता दूसरा भी धनी रहता, तो एक धनी दूसरे धनी के पास नहीं जाने की कोशिश करेगा, कहेगा अरे हम इसके पास क्यों जाएं, तो वह और अमीर बनने की कोशिश करेगा, तो वह दोनों की दिशाएँ बदल जाएंगी, ठीक। तो इस कंडीशन में जो यहाँ बल लगेगा वो बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। बातें समझ में आ रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं, फार्मूला वही रहेगा, कूलाम्बिक नियम के अनुसार फार्मूला सेम चलेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, ठीक। दोनों आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, उनमें या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण बल दो विपरीत आवेशों के मध्य लगता है और प्रतिकर्षण बल दो समान आवेशों के मध्य लगता है, वो दोनों प्लस प्लस भी होते हैं सकते हैं और दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए 1/4πε0 जो है इसको हम कहते हैं वैद्युतशीलता, ठीक है। इस टोटल का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ये 1/4πε0 की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। जो ε0 है इसका मान अलग होता है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट सेम बनेगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ये केवल ε0 की वैल्यू है। बातें समझ में आ रही हैं। जो K है ये हमारा कहलाता है परावैद्युतांक। इसका मान जो हमारा पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। सपोज कीजिए यदि हमारा पदार्थ चालक है, कंडक्टर है, जब कंडक्टर होगा तो उस कंडीशन में K की वैल्यू होती है अनंत। K की वैल्यू क्या जाती है, अनंत। किसके लिए, चालक के लिए। यही अगर कुचालक है इसके लिए जो K की वैल्यू होगी वह ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा होगी। बातें समझ में आ रही हैं। अगर यही हमारा निर्वात है
कोई निर्वात माध्यम है, ठीक है, इसके लिए जो k की वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 1। ये तीनों पॉइंट्स आपको नोट करके रखना है क्योंकि यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो F है, फोर्स है, वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग टू क्या क्या लग सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग, जो कूलाम के नियम में हमारा बल आया है यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, F इज इक्वल टू हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सपोज कीजिए यहाँ हमने रख दिया Q1 और यहाँ रख दिया Q2, ठीक है, इन दोनों के मिडिल का जो डिस्टेंस है वो R है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट राशि हो गई। पहले हम इसको डिपेंडिंग F पे लिखते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर आप R की वैल्यू बढ़ा देंगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। थोड़ा नहीं घटेगा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए, तो जब आप दूरी बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है लगने वाला बल घट जाएगा। आप ऐसे समझिए, एक लड़के को एक लड़की से दूर बैठा दीजिए, क्या होगा, दोनों में जो आकर्षण की भावना है या प्रतिकर्षण की भावना है वह कम हो जाएगी। दोनों के पास तो होंगे नहीं, लेकिन उनको जितना ही पास से आप रखेंगे उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण की भावना ज़्यादा उत्पन्न होगी, मतलब बल ज़्यादा लगेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। मतलब जो लड़के समाज में ज़्यादा घूमते फिरते हैं, जैसे कोई लड़का है अपने घर से निकलता है हमेशा घूमता ही रहता है, वह समाज को ज़्यादा जानेगा, और जो नहीं घूमता है वह समाज को ज़्यादा नहीं समझ पाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये बल है, मतलब दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे, जब दूरी बढ़ा देंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं दूरी बढ़ाने पर आवेशों के मध्य लगने वाला बल घटता है। ये नहीं थोड़ा सा घटेगा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी। इसलिए चेंजिंग होगी क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K परावैद्युतांक। अब कहने का मतलब ये आ गया, ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के मध्य हम कोई चीज़ भर देते हैं, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक K है। आप ऐसे समझिए कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल थे, पहले हवा में थे, वैक्यूम में रखे गए थे, तो बल कुछ और लगेगा। उनके बीच में आप दीवार चला दीजिए, जब ये दीवार चला देंगे तो क्या होगा, ये इससे नहीं मिल पाएगा, ये इसको नहीं देख पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगेगा, तनाव उत्पन्न होगा। अरे जब ये इसको नहीं देखेगा, मतलब दीवार चला दिए, रोक दिए, जब रोक दिए तो ये इसको देखेगा नहीं, तो तनाव उत्पन्न होगा। जब तनाव उत्पन्न होगा तो बल का मान धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ के मान को बढ़ाने पर, क्या करने पर, बढ़ाने पर कूलाम्बिक बल का मान क्या होता है, घटता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझना है, इसको आप बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और थर्ड डिपेंडिंग किस पे आएगी, Q1 और Q2 पे आएगी। यानी किसी भी एक आवेश का मान बढ़ाएंगे तीसरे पॉइंट पर, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर दोनों का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। ये तो डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम कह सकते हैं
आवेशों का मान बढ़ाने पर, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स आपको अपने ध्यान में रखना है। क्या क्या, कि जब 2 आवेशों के मध्य किसी परावैद्युत पदार्थ को हम भर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तब भी बल घट जाएगा। लेकिन जब दोनों आवेशों में किसी भी एक आवेश के मान को हम चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में लगने वाला बल, अगर आवेश के मान को बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, घटाते हैं तो घटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, समझ में आ रही हैं बातें? अगर बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो अगले विद्यार्थी हैं उनको भी इन चीज़ों को समझने का मौका मिले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी कदम में। अभी तक हम ये पढ़ें कि जो कूलाम का नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, तथा साथ ही साथ वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, पढ़ाई को आप एकदम दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ा कीजिए, तब तो फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट्स आपको समझ में आएगा। और किसी भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हुई, चाहे फिजिक्स की हुई, चाहे मैथ की हुई, चाहे केमिस्ट्री की हुई, चाहे ज्योग्राफी की हुई, चाहे हिस्ट्री की हुई, अगर आप उनको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उनमें अपने चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए, उनमें अपने अपने दैनिक जीवन को जोड़िए, देखिए वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नहीं मन लगा के पढ़ेंगे, तो चीज़ें कितनों भी अच्छा कोई भी पढ़ाएगा आपको समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं संतुलन बल की स्थिति में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 2 आवेश हैं, दोनों प्लस हैं, और प्लस Q2, और हमसे कहा जाए इन दोनों के मध्य हमको बल को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए इसके बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम किसी चार्ज को रख दें तो लगने वाला बल संतुलन की स्थिति में हो जाए। तो 2-3 बातें ध्यान में रखिए आप। संतुलन के बल की स्थिति में यदि दोनों आवेश समान प्रकृति की हों, समान प्रकृति के मतलब कहने का मतलब है ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, उस स्थिति में संतुलन बिंदु दोनों आवेशों के मध्य स्थित होगा। दोनों आवेशों को कहाँ स्थित होगा? बीच में। कब? जब दोनों की प्रकृति समान होगी तब। तथा जो हम तीसरा आवेश रखेंगे, तीसरा आवेश हम पुट करेंगे, ये जो तीसरा आवेश होगा, ठीक है, तीसरे आवेश की जो प्रकृति होगी क्या होगी? इन दोनों के समान होगी या इन दोनों से विपरीत होगी? बताइए क्या हो सकती है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे तीसरा आवेश धनायन रख दिए, तो क्या कंडीशन आएगा? ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, डी अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ ये इस पे बल लगाएगा इधर, ये इधर लगाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है? दोनों क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित बल होंगे।
अब यहाँ पे रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो तीसरा आवेश की प्रकृति होगी वह भी धनायन होगी, धनायन होगी। यानी जो थर्ड आवेश यहाँ पुट करेंगे ना वो अभी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तब तो जाकर के ये संतुलन की स्थिति में होंगे। ठीक है, किसके समीप होगा? Q1 के समीप होगा कि Q2 के समीप होगा? सपोज कीजिए इन सब के बीच की दूरी r और यहाँ से हम दूरी x ले लेते हैं, तो ये दूरी कितनी होगी? r माइनस x होगी। टोटल में से ये घटा देंगे, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो हमको दूरी पता करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? होगा Q1 बटे कितनी दूरी है? x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 से कितना इस पे होगा? Q2 से कितनी दूरी है? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से हम क्या पता कर सकते हैं? संतुलन बिंदु पता कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? संतुलन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यदि बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, यदि कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और Q2 है, हमको इसके मिडिल में कोई पॉइंट पता करना है कि इस पॉइंट में मतलब इसके मिडिल में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, यानी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी को तो हम संतुलन बिंदु कहते हैं। मतलब जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके मध्य में कोई थर्ड आवेश रखेंगे। ये तीसरा जो आवेश होगा इन दोनों की प्रकृति के जैसा ही होना चाहिए। हाँ, उसकी वैल्यू कम बेसी हो सकती है, प्रकृति का मतलब हो गया धनायन ही होना चाहिए। ठीक है, आगे हमने रख दिया। रखने के पश्चात जो पॉइंट्स हमको ध्यान देना है, ये ध्यान देना है अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो जो तीसरा आवेश होगा वो बीच में ही होगा। ठीक है, तो संतुलन बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ से इस आवेश की दूरी कितनी है? x, तो Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से इस आवेश की दूरी कितनी है? Q2 बटे एक्स r माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से हम संतुलन बिंदु पता कर सकते हैं। कब? जब दोनों आवेश क्या होंगे? एक समान प्रकृति के होंगे तब। लेकिन यही अगर दोनों आवेश, बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं तो शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक तो अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमारा प्लस Q और दूसरा चार्ज हमारा माइनस Q। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी है r। अभी भी हमको संतुलन बिंदु पता करना है। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो थर्ड आवेश है वो कहाँ रखा जाएगा। बताइए, जो ये थर्ड आवेश रखना है हमको, ये कहाँ हम रखेंगे? इन दोनों के बीच में रखा जाएगा, Q1 की ओर रखा जाएगा, मतलब प्लस Q से बाहर रखा जाएगा, माइनस Q से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो एक बातें याद रखिए यहाँ पे, यदि प्रकृति विपरीत होती है प्रकृति विपरीत होती है तो संतुलन बिंदु दोनों आवेशों ठीक बाहर की ओर होगा। ठीक, बाहर की ओर होगा।
यानी जो संतुलन बिंदु इनका आएगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बाहर आएगा, या तो इसकी तरफ आ सकता है या तो इसकी तरफ आ सकता है। संतुलन बिंदु का मतलब ही होता है जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब पता करते हैं। चूँकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल का मतलब हो गया यह इसकी तरफ खींचते हुए जाएगा, क्योंकि ये धनायन है तो यह इस पर इतना बल लगाएगा कि यह इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, हमको नेट फोर्स चाहिए। ठीक है, तो नेट फोर्स किधर रखेंगे, नेट चार्ज किधर रखेंगे, सपोज कीजिए हम इधर रखते हैं। ठीक है, इस साइड में यहाँ पे कोई एक और चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आवेश रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्यू चार्ज पार्टिकल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखती है। अब ये क्या काम करेगा, ये इस पे अपना बल लगाएगा ना, कैसा बल लगाएगा, आकर्षण बल। इसके बल की दिशा इधर हो जाएगी, ये भी अपना बल लगाएगा इसके ऊपर, ये भी आकर्षण बल। तो जाहिर सी बात है नेट पॉइंट में कहीं आएगा जहाँ पर 0 बल होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इसको आप मान लीजिए x है, कोई दिक्कत। ये जो थर्ड पार्टिकल्स है ये इस पर भी बल लगाएगा अपना कुछ ना कुछ, और ये इस पर भी बल लगाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव तो इस पर भी बल लगाएगा, और ये चूँकि इसकी वैल्यू इससे कम ही होगी तो इसके ऊपर भी बल लगाएगा। जब बल लगाएगा तो इस कंडीशन में संतुलन बिंदु क्या होगा, इन दोनों से बाहर होगा। और जब बाहर होगा तो यहाँ पे संतुलन बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, संतुलन बिंदु, तो ध्यान दीजिए संतुलन बिंदु, इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला बल कितना है बताएंगे आप, इसके द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगेगा, सॉरी ये गलत हो गया है। ठीक है, ये इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको Q1 नाम दे देते हैं, इसका नाम Q2 दे देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, Q1 अपान इससे इसकी दूरी कितनी है x स्क्वायर बराबर Q2 अपान इससे इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी होगी, ये r है और ये x है, टोटल दूरी कितनी होगी r प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से लेकर के ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि दो आवेशों के मध्य संतुलन बल की स्थिति की गणना करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही पे समाप्त किया जाता है टॉपिक्स, फिर आगे आपको इसके आगे का टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।